हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू और आप देख रहे हैं मटेरियल टेस्टिंग लैब का वीडियो लेक्चर। मटेरियल टेस्टिंग लैब में हम जितने भी मेटल है और मेटल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको हम टेस्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम हार्डनेस टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, उसका फटीग टेस्ट करेंगे, क्रीप टेस्ट करेंगे, स्टिफनेस का टेस्ट करेंगे, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ या टफनेस का टेस्ट करेंगे। तो जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है उसका टेस्ट हम मटेरियल टेस्टिंग लैब में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूटीएम मशीन का इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि यूटीएम मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होता है और उसमें हम किस चीज़ से टेस्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट मशीन जो कि इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है इसके बारे में जानेंगे कि इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट या पार्ट होते हैं, इस मशीन में हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। क्लियर है? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में सबसे पहली बात जानना ये जरूरी है कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है टफनेस या इसी को हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो किसी भी मेटल का टफनेस जानने के लिए या उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जानने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं और इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से जो टेस्ट होता है उसको हम इम्पैक्ट टेस्टिंग कहते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग से हमें मेटल का टफनेस या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ पता चलता है। क्लियर है? अब ये टफनेस क्या होता है तो हमने डिस्कस किया हुआ था। कोई भी मेटल में मटेरियल में जब हम इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं आपको फ्रैक्चर टूटने तक, तो टूटने तक उसमें जब इम्पैक्ट लोड मतलब अचानक धक्का लगाते हैं तो टूटने तक कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो मटेरियल अपने अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं टफनेस या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मशीन में कौन कौन सा पार्ट है। ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये बेस है। बेस के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये कॉलम कहलाता है, मशीन का कॉलम वाला पार्ट। ये फ्रेम है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फ्रेम लगा हुआ है। ये पेंडुलम के लिए सपोर्टिंग मेंबर है। ठीक, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहलाता है पेंडुलम। दिस इज द पेंडुलम ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये पेंडुलम आपको दिखाई दे रहा है। इस सपोर्टिंग मेंबर है पेंडुलम के लिए। इस पे एक लीवर यहाँ पे लगा हुआ है, एक लीवर यहाँ पे, दो सपोर्टिंग मेंबर है। ये लीवर कहलाता है रिलीज लीवर या हैमर रिलीज लीवर। ठीक है, यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है ये डायल इंडिकेटर है। ठीक है, डायल इंडिकेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से 300 और 0 से 164 दो रीडिंग बना हुआ है। ठीक है, बताएंगे कि दो रीडिंग क्यों बना हुआ है। ठीक है, एक 0 से 300 आउटर रीडिंग बना हुआ है और 0 से 164 का इनर रीडिंग है। ये आपका जो रीडिंग है वो जूल में है, जूल एनर्जी का यूनिट है। तो ये एनर्जी ही हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एनर्जी आपको डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा डायल इंडिकेटर में। तो ये इनर रीडिंग हम लोग करते हैं आइजो टेस्ट जब करेंगे और आउटर रीडिंग को चारपी टेस्ट करेंगे उस समय यूज़ करते हैं। ये रीडिंग हमें मिलता है इस पॉइंटर से। ये पॉइंटर है, स्टील का पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर से ही हमें रीडिंग मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्रेक लीवर। ठीक है, ये ब्रेक लीवर आपको दिखाई दे रहा है। ब्रेक लीवर जब हैमर या पेंडुलम है, पेंडुलम में हैमर लगा हुआ है, ये हैमर है, ये पेंडुलम है। तो पेंडुलम को जब हम रिलीज करते हैं और टेस्ट होने के बाद उसको ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने के लिए इस लीवर का यूज़ करते हैं। ये लीवर है, रिवल से कनेक्टेड है। यहाँ पे ब्रेक पैडल, यहाँ पे पीछे आप देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेक पैडल। क्लियर है? जब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये पैडल
थोड़ा सा ऊपर उठेगा और यहाँ पे ये ब्रेक ऑपरेट होगा हैमर पे। क्लियर है? आप देख सकते हैं जैसे ये पेंडुलम है, इस तरीके से ये मूविंग कंडीशन पे है ना। तो इसको हमें रोकना है तो इस ब्रेक पैडल का यूज़ करके हम इसको ब्रेक लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में ये सारे पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये होता है। ये हैमर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हैमर के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे है ना, तो इसमें एक स्ट्राइकिंग एज लगा हुआ है। स्ट्राइकिंग एज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है जिस भी मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे हैं वो कहलाता है स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को फिट करने के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एलंकी का यूज़ करके ये नट बोल्ट लगा हुआ है, इससे टाइट करके हम यहाँ पे एक स्पेसिमेन फिट करते हैं इस होल में, है ना। जब आइजोड टेस्टिंग करते हैं तो इस होल का यूज़ करते हैं, और जब 4P टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन का हम यूज़ करते हैं है ना, जिस स्पेसिमेन या मटेरियल का हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेसिमेन को रखने वाली जगह है, सपोर्टिंग मेंबर है, यहाँ पे सपोर्ट करके रखा जाता है स्पेसिमेन जिसका टेस्ट करना है। क्लियर है? ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन में किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में हम 2 तरीके से टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट कहलाता है आइजोड टेस्ट और दूसरा टेस्ट कहलाता है 4P टेस्ट। अब ये आइजोड और 4P टेस्ट क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग टेस्ट है, आइजोड अलग टेस्ट है, 4P अलग टेस्ट है। तो दोनों ही टेस्ट इस मशीन में हम करते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, कैसे हम ये मशीन पे टेस्ट कर सकते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो देखिए हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि कोई मेटल में जब सडन लोड अप्लाई करते हैं और उसको तोड़ा जाता है तो टूटने तक वो कितना एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये आपके पास पेंडुलम है, पेंडुलम है, इसका एक हाइट होगा, सब नीचे ग्राउंड लेवल से इसका एक हाइट है और इसका वेट भी है। ठीक, तो इसको मैं अगर यहाँ पे लटका के रखूँ इस हैमर को, तो इसका वेट हमें पता है और ग्राउंड लेवल से इसका हाइट भी पता है। तो इस पोजीशन पे इस हैमर के वेट के कारण और इसके हाइट के कारण इसमें क्या है, कुछ एनर्जी है। तो अभी इसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं mgh इस फॉर्मूले का यूज करके। m इसका मास हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण है और h इसका हाइट है। तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। अब स्पेसिमेन या जिस भी मेटल को टेस्ट करना है उसको वहाँ पे रखेंगे। यार मान लो अभी हमने कोई मेटल नहीं रखा है, इसको हम रिलीज करेंगे, तो इस हैमर को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा v, ये वेलोसिटी से ये मूव करेगा और वेलोसिटी है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उस वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 mv² इस फॉर्मूले का यूज करके। m इसका मास, v इसका वेलोसिटी है जो कि हमें पता रहता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी से इस तरफ ये मोशन किया, हार्मोनिक मोशन आप बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वहाँ पे कोई भी मटेरियल इससे स्ट्राइक नहीं होता या हैमर किसी भी मटेरियल को स्ट्राइक नहीं करता है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन करेगा और यहाँ पे जितना हाइट है उतने ही हाइट पे वो वहाँ पे होगा, मतलब उस तरफ गया, मतलब यहाँ पे जितना एनर्जी इसमें है अपोजिट डायरेक्शन में जाके भी उतना एनर्जी होगा। मतलब इसमें जो एनर्जी था वो एनर्जी इसी में रहा, इसका एनर्जी किसी में ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि यहाँ पे कोई मेटल हम रख देते हैं बीच में, अब इसको रिलीज करते हैं, अब ये हैमर उस मेटल को स्ट्राइक करता है ना। मान लो मेटल टूटेगा नहीं, स्ट्राइक करता है तो हैमर वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर है? अगर वो मेटल टूट जाता है
और उसको तोड़ते हुए हैमर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट है इस हैमर का, उतना ही हाइट हमें अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइट कम हो गया, मतलब एनर्जी क्या हो गया इसका, कम हो गया। यहाँ पे जो mgh एनर्जी था, उधर जाके स्ट्राइक करने के बाद उधर जाके हाइट कम हो गया, जिसकी वजह से हाइट कम हुआ तो एनर्जी कम हो गया। तो इसका एनर्जी mgh था वो कम हो गया, mgh1 मान लो उधर हाइट है। तो ये एनर्जी गया कहाँ? हमें पता है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है, नहीं डिस्ट्रॉय होती है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका एनर्जी गया कहाँ? तो इसका एनर्जी जो कम हुआ वो कहाँ चला गया? वो जो मेटल वहाँ पे बीच में रखा गया था, जो ऑब्स्टेकल था इस हैमर के लिए, जिसको इसने स्ट्राइक किया, कुछ एनर्जी जो इसमें कम हुआ वो मेटल में चला गया, मतलब मेटल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? तो कितना मेटल एनर्जी एब्जॉर्ब किया इस मेटल ने, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है? ये डायल इंडिकेटर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये डायल इंडिकेटर से हमें ये रीडिंग मिलेगा। मान लो यहाँ पे रीडिंग आया तो 0 से 30 जूल, मान लो आइजोड टेस्ट कर रहे हैं तो ये 30 जूल आएगा। मान लो हम 4p टेस्ट करेंगे तो 0 से ये 220 के लगभग ये रीडिंग हमें बताएगा। तो 0 से आपको रेट करना है। तो इसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। ये एनर्जी का डिफरेंस अगर निकाल लें, यहाँ पे कितना एनर्जी, वहाँ पे कितना एनर्जी, तो हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट डायल इंडिकेटर से हमें एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुआ है वो मिल जाएगा। यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया मेटल ने, ये कहलाता है टफनेस ऑफ मेटल या इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, जो कि हमें जूल में मिलेगा। क्लियर है? ये पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसमें मैंने बताया कि दो तरीके से टेस्ट करते हैं, एक है आइजोड टेस्ट और दूसरा है 4p। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग इसको समझेंगे। तो आइजोड टेस्ट पहले पढ़ते हैं। आइजोड टेस्ट जब करेंगे तो इसमें एक स्पेसिमेन होता है, ठीक है। ये स्पेसिमेन अभी आप देख रहे हैं ये 4p के लिए, ठीक है। ये 4p का स्पेसिमेन आप देख सकते हैं। इस 4p जब टेस्ट करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 55 mm की, ये 4p का स्पेसिमेन है 55 mm। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे 10 × 10 mm का है। ये माइल्ड स्टील का है। हम किसी भी मेटल का ऐसे स्पेसिमेन तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? ये माइल्ड स्टील का है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिस भी मेटल का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जानना हो हम कर सकते हैं। तो 55 mm के बीचों बीच एक यहाँ पे नोच कटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे नोच कटा हुआ है। नोच का जो एंगल है वो 45 डिग्री और डेप्थ जो है 2 mm का कटा होता है। क्लियर है? तो ये 2 mm 45 डिग्री वाला नोच हमें बनाना रहता है। नोच इसलिए बनाते हैं ताकि ये मेटल ब्रेक हो जाए और इसी पोजीशन पे ब्रेक हो, इसलिए ब्रेक करने के लिए ये नोच प्रोवाइड करते हैं। तो ये 4p का स्पेसिमेन है। आइजोड में थोड़ा अलग आता है। आइजोड जब टेस्ट करेंगे तो ये लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये 75 mm का लेंथ रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया 10 × 10 का ही रहेगा, माइल्ड स्टील ही रहेगा। और ये जो नोच है ऊपर से 28 mm नीचे रहता है, मतलब बीचों बीच ये नोच नहीं रहेगा। नोच 2 mm 45 डिग्री का ही रहेगा, वी नोच है। लेकिन उसमें जो नोच रहेगा 75 mm की लंबाई से ऊपर से 28 mm के नीचे रहेगा। तो 28 mm एक एंड से 28 mm के नीचे ये नोच देते हैं। तो ये 4p टेस्ट का स्पेसिमेन है और आइजोड का 75 × 10 × 10 का साइज रहता है। क्लियर है? आइजोड टेस्ट जब करते हैं तो स्पेसिमेन को वर्टिकली रखा जाता है। देखिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ पे स्पेसिमेन को इस तरीके से रखेंगे। ये आइजोड टेस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा इसमें खतरा है। देखिए इस तरीके से स्पेसिमेन को रखते हैं आइजोड टेस्ट में। और ये जो नोच बना है 28 mm वाला हिस्सा ऊपर रहता है। नोच को बिल्कुल इस जिग फ्रैक्चर के प्लेन सरफेस से मैच करते हुए इसको टाइट करते हैं वर्टिकली ऐसा। नीचे वाला हिस्सा फिक्स हो जाता है वहाँ पे प्लेट की सहायता से। तो ये जो फिक्स हो जाता है एंड, तो आइजोड टेस्ट में स्पेसिमेन को हम एक कैंटिलीवर बीम की तरह सपोर्ट करके रखते हैं मशीन में, ये कैंटिलीवर बीम की तरह।
है ना। लेकिन जब 4P टेस्ट करेंगे, इसमें एक बात याद रखना है आइजोड में कि ये जो नोच बना है, जिस सरफेस में नोच बना है वो इसका फेस हैमर की तरफ होगा। क्लियर है। लेकिन जब आइजोड टेस्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं आइजोड टेस्ट में। क्लियर है। और ये जो नोच है वो हैमर से अपोजिट फेस में होगा, इस तरफ होगा, पीछे की तरफ। और आइजोड टेस्ट करते हैं तो ये दोनों हिस्सा सिंपल सपोर्ट है, यहाँ पे ऐसे सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए 4P में स्पेसिमेन को हम सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह यहाँ पे रखते हैं। क्लियर है। स्पेसिमेन को कैसे रखते हैं, उसका स्पेसिमेन का साइज भी आपको क्लियर है। अब हैमर को कैसे रखना, जब आइजोड टेस्ट करेंगे तो हैमर को यहाँ पे लटका के रखना है इस लीवर की सहायता से। तो ये हैमर जो है यहाँ पे पिवोटेड है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो यहाँ से वर्टिकल एक्सिस देखिए, ये वर्टिकल है, तो यहाँ से इस हैमर का एंगल नापे तो ये 85 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो जब भी आइजोड टेस्ट करेंगे तो हैमर का एंगल इस वर्टिकल से 85 डिग्री रहेगा। लेकिन जब आइजोड टेस्ट करेंगे तो इस हैमर को ऊपर आपको शिफ्ट कर देना है, यहाँ पे इस लीवर की सहायता से यहाँ पे शिफ्ट करना है। और वर्टिकल से इस यहाँ से एंगल आप देखेंगे तो ये एंगल आपको मिलेगा 135 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल आपको ये मिल जाएगा 4P टेस्ट के लिए। तो 4P टेस्ट के लिए हैमर का जो एंगल होता है वो 135 डिग्री होगा, आइजोड के लिए 85 डिग्री होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आइजोड और 4P टेस्ट करते हैं और इसमें टफनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइजोड और 4P टेस्ट का अलग से एक लेक्चर मेरा होगा, इसके बाद हम आइजोड टेस्ट का अलग लेक्चर बनाएंगे, 4P का अलग लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा दोनों टेस्ट के बारे में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।